दो बड़ी खबरें जिन पर हम इस खबर में बात करने वाले हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि क्या वाकई बीजेपी से गठबंधन टूट जाएगा, और यह अब इसलिए सवाल मजबूत हो गया है क्योंकि मंत्री जी अपनी सरकारी गाड़ी को छोड़ करके प्राइवेट गाड़ी लेकर के निकले और उसके बाद में डिप्टी सीएम से सीधे मिलने के लिए पहुंच गए। और इस खबर में जान तब और आ गई जब उन्होंने कहा कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी से सीधे तौर पर गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया गया है। सीधे तौर पर कह दिया गया है कि हमसे तुम अपना गठबंधन तोड़ दो दोस्तों। वहीं पर संजय निषाद ने जो बात कही हो उसके बाद से भाजपा के अंदर खलबली जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। तो क्या कुछ खबर सामने निकल कर आई है? एक और बड़ी खबर दोस्तों, इस रिपोर्ट के अंदर दो खबरें हैं। दूसरी खबर यह कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नरम नरम नजर आ रहे हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि नीतीश कुमार मोदी जी के सामने नरम नरम क्यों नजर आ रहे हैं। दोस्तों, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है धर्मेंद्र सिंह, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। दो बड़ी खबरें जिन पर हम इस खबर में बात करने वाले हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि क्या वाकई बीजेपी से गठबंधन टूट जाएगा, और यह अब इसलिए सवाल मजबूत हो गया है क्योंकि मंत्री जी अपनी सरकारी गाड़ी को छोड़ करके प्राइवेट गाड़ी लेकर के निकले और उसके बाद में डिप्टी सीएम से सीधे मिलने के लिए पहुंच गए। और इस खबर में जान तब और आ गई जब उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर अपने दरवाजे बंद कर देगी तो कहीं और देखेंगे। और दूसरी बड़ी खबर यह कि नीतीश कुमार के आगे बीजेपी नतमस्तक क्यों है। क्या यह वाकई सिक्के का एक पहलू है या फिर सिक्का दोनों तरफ से एक कर दिया गया है? अब उसको चाहे जैसे मर्जी उछालिए, सोले वाला सिक्का है। अब वो जो चाहेगा, जो उछाल रहा है, जीत उसी की होनी है। बताने वाला कुछ भी इसमें बताइए, बताने वाला कुछ भी बताइए। दोनों खबरें बहुत महत्वपूर्ण है। एक खबर है उत्तर प्रदेश से और दूसरी खबर है बिहार से। तो पहले पहली खबर पर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश से खबर निकल करके सामने आई है। संजय निषाद जिनको लेकर के मैंने अभी परसों भी आपको खबर दिखाई थी। संजय निषाद ने कहा था कि अगर बीजेपी को लगता है कि हमसे अगर फायदा नहीं है तो हमसे गठबंधन तोड़ दे। ये संजय निषाद ने 2 दिन पहले कहा था, और उसके बाद में नाराजगी तलखी और बढ़ गई। और बढ़ इस बात के लिए गई कि संजय निषाद को इसके बाद में भी किसी की तरफ से ना शायद कोई फोन पहुंचा, ना मनाने की कोशिश की गई। उल्टा संजय निषाद को कहा गया कि आप जाकर के लखनऊ के अंदर डिप्टी सीएम से मिल लीजिए, ब्रजेश पाठक से मिल लीजिए। अब ब्रजेश पाठक को लेकर के अगर आप देखेंगे तो ब्रजेश पाठक का कोई बहुत बड़ा ऐसा राजनीतिक वजूद नहीं है। वो डिप्टी सीएम जरूर है, लेकिन सरकार में वो तय कर देंगे चीजों को, ये कैपेसिटी शायद उनके पास में नहीं है। संजय निषाद वो जरूर मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन खबर तब और बड़ी हो गई जब वो डिप्टी सीएम से यानी ब्रजेश पाठक से मिलने के लिए गए तो अपनी सरकारी गाड़ी उन्होंने छोड़ दी। अपनी सरकारी गाड़ी छोड़ दी। और ये एक तरीके से संकेत होता है नाराज संजय निषाद ने। आपको याद होगा हरियाणा में जब बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को अपना उम्मीदवार, अपना मुख्यमंत्री घोषित किया, मनोहर लाल खट्टर को दिल्ली भेज दिया, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया। उस बैठक में अनिल विज, बीजेपी के पुराने कद्दावर नेता, अंबाला से 8 बार के विधायक, वो अपनी सरकारी गाड़ी, सिक्योरिटी सब छोड़ करके चले गए थे, गर्म तमतमाते हुए कि मुझे जो है वो सीएम घोषित नहीं किया। और उसके बाद में लगातार उनके बयान निकल करके सामने आते रहे। तो नेता सिक्योरिटी छोड़ दे, नेता सरकारी गाड़ी छोड़ दे, तो इसका मतलब ये कि नेता गुस्से में है, नेता ये माना गुस्से में जाता है। लेकिन इसके बाद में इनका बयान आ गया कि सपा ने एक वक्त में दरवाजे बंद किए थे तो मैं बीजेपी के दरवाजे पर आ गया, और अगर बीजेपी भी ऐसा ही करेगी तो फिर उसके बाद में दरवाजे हम कहीं और भी देख लेंगे। खबर आप देखिए। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद गुरुवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। वह सरकारी गाड़ी की बजाय अपनी निजी गाड़ी से पहुंचे थे। मंत्री निषाद ने भाजपा को खामियाजा भुगतने की धमकी दी थी, जिसके बाद में इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। आप जरा ये तस्वीरें देखिए। आप ये तस्वीर देखिए, ब्रजेश पाठक के साथ में उनकी मुलाकात की तस्वीरें हैं।
लेकिन चेहरे से, हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से कोई बहुत ज्यादा ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि उनको संतोषजनक कोई जवाब मिल पाया हो, या वो संतुष्ट हो गए हों, या वाकई जो है उनका जो मसला था वो हल हो गया हो। ऐसा चेहरे से, हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से दिखाई नहीं दे रहा था कुछ भी। और सबसे बड़ी बात हाँ। कि उन्होंने आज तक से बातचीत में क्या कहा वो सुनिए। आज तक से बातचीत में उन्होंने जो बयान दिया उससे तो जो राजनीतिक पारा है वो और गर्म हो गया। संजय निषाद ने आज तक से बातचीत में कहा कि सपा ने अपना दरवाजा बंद किया तो मैं भाजपा के साथ आ गया। अब अगर भाजपा दरवाजा बंद करेगी तो मैं देखूंगा कि आगे क्या करना है। इससे पहले निषाद ने यूपी भाजपा को साफ साफ शब्दों में कहा था कि अगर लगता है कि उन्हें निषाद पार्टी से फायदा नहीं है तो गठबंधन तोड़ सकते कि जो कुछ चल रहा है, अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं? चाहे राजभर के भी यहाँ नेता हो, अब सब उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने। क्या उनके नेता जो है जाट उनके पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर का नेता है, राजभर भैया आज के दिन में, तो अब नेता भर्ती करके एक जो है उनसे अपशब्द कराएंगे। और मैं भी अब निषादों का नेता और निषादों को वोट दिलवा रहा हूँ, तो क्या ये छोट भैया नेता को भर्ती करके ये कौन करा रहा है? यार हम कह रहे हैं आज के दिन में अगर जिसको सरकारी नहीं, मैं कहता हूँ जिसको सरकारी सुविधा मिली हुई गनर है और कहते भाई हम टिकट देने के लिए भाजपा ने, अब गोरखपुर से हम तो जानते थे कि माननीय गृह मंत्री। अब कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि नाराजगी बढ़ती जा रही है। अब इसको समय रहते हुए सुलझा लिया जाएगा, क्योंकि अभी चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। करीब करीब अब 1.5 साल मान करके चलिए आप, लेकिन बिहार में चुनाव हो रहा है। इस साल बिहार का आखिरी चुनाव है ये, और इसके बाद में अगले साल पश्चिम बंगाल में, असम में, इन राज्यों में चुनाव होगा, और फिर उसके बाद में तैयारियां सीधे यूपी की हो जाएगी। और यूपी का चुनाव यानी देश में सबसे बड़ा चुनाव बताने 2027 में फरवरी मार्च में यहां पर चुनाव होना है। और फरवरी मार्च के चुनाव से पहले आप ये मान करके चलिए कि जून जुलाई के बाद में उत्तर प्रदेश में सियासी बिसात बिछनी शुरू हो जाएगी, और पूरी तरह से ये जो चुनाव होगा 2027 का चुनाव, यूपी का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होगा। सीधे तौर पर 2029 की तस्वीर को साफ करने वाला चुनाव होगा। 2029 में लोकसभा चुनाव में क्या होगा, ये तस्वीर अगर साफ होगी तो उत्तर प्रदेश के चुनाव से साफ होगी। यहां पर हार या जीत बीजेपी के लिए और सपा और कांग्रेस, ये साफ है सपा और कांग्रेस साथ में लड़ेंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, मायने रखती है कि यहां पर उत्तर प्रदेश में क्या होगा। लेकिन उससे पहले बिहार में अभी क्या होगा ये देखना बाकी है। और बिहार में जो खबर निकल करके सामने आई है वो नीतीश कुमार के लिए अच्छी खबर है, या नीतीश कुमार चाहे जो मर्जी कर ले, अब उनके पत्ते, उनके दाव वो सारे बीजेपी के पास में है, और बीजेपी दिखाने के लिए, बताने के लिए, सुनाने के लिए, गाने के लिए अपने हिसाब से ही उनको सुरताल दे रही है। खबर ये निकल करके सामने आई है कि दिल्ली में नीतीश कुमार की, अमित शाह की, गाड़ी छोड़ दी उन्होंने, उपेंद्र कुशवाहा की, और उसके साथ साथ जो है वो जीतन राम मांझी, बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, चिराग पासवान, इन सब की जो है मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात के बाद में, अमित शाह के साथ में इस मुलाकात के बाद में सीट शेयरिंग को लेकर के बातें फाइनल हो गई है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कौन कौन सी सीटें किस किस के पास में जाएगी, लेकिन कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये माना जा रहा है कि तय हो गया है। हालांकि है सूत्रों के हिसाब से खबर, और सूत्रों में कब जो है वो क्या हो जाए पता नहीं चलता है, लेकिन फिर भी सूत्रों के हिसाब से खबर आती है तो बीजेपी के फेवरेट वाली खबर आती है। कभी बीजेपी को नुकसान हो सूत्रों के हिसाब से, ऐसी खबर तो कम से कम सामने नहीं आती। अब इस खबर में जो है सूत्रों के हवाले से जो खबर दी जा रही है उसमें यह कहा गया है कि जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी वो 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, एलजेपी 20 सीटों पर, चिराग पासवान की पार्टी 20 सीट पर चुनाव लड़ेगी, हम पार्टी जीतन राम मांझी की पार्टी 10 सीट, और आरएलएम जो है वो भी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यानी बड़े भाई की भूमिका वो नीतीश कुमार के पास है। अब सवाल ये है कि नीतीश कुमार के सामने
बीजेपी इतनी नतमस्तक क्यों है? और ये सवाल मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जरा ये 2020 का चुनाव के नतीजे आप देखिए और कौन कितनी सीटों पर लड़ा था ये आप देखिए। 2020 में जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ती है, लेकिन आधी सीट भी बीजेपी जेडीयू नहीं जीत पाती है, 43 केवल सीटें जीत पाई। बीजेपी 110 सीटों पर उसके मुकाबले में 5 सीट कम लड़ती है, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा बीजेपी का, 74 सीट बीजेपी जीतती है। हम पार्टी 7 सीटों पर चुनाव लड़ा, 50% से ज्यादा का जो है वो उनका रन रेट रहा, 4 सीटें जीत गए। वीआईपी जो कि मुकेश सहनी की पार्टी है, पिछली बार वो इस तरफ थे, 11 सीटें जो है उनको मिली थी, 4 सीटों पर चुनाव जीत गए। तो कुल मिलाकर के बीजेपी और जेडीयू को समझने वाली बात, बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ती है, 74 जीत जाती, लेकिन वो दूसरी तरफ 115 सीटों पर नीतीश कुमार चुनाव लड़कर के 43 पर रह गए। हालांकि तब एक सिचुएशन ये भी थी कि चिराग पासवान वो बिल्कुल अलग चुनाव लड़ रहे थे और ये कहा गया कि उन्होंने ही नीतीश कुमार को डाउन किया, उन्होंने ही नीतीश कुमार का सबसे ज्यादा नुकसान किया और ये नुकसान बीजेपी ने करवाया। लेकिन अब सवाल ये है कि जब चिराग भी इधर है, नीतीश भी इधर है, तो बीजेपी कम क्यों लड़ रही है? दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से संजय निषाद ने सीधे तौर पर इस बात को कह दिया कि अगर तुम्हें हमारी पार्टी से किसी भी तरह से अगर फायदा नहीं पहुंच रहा तो तुम गठबंधन तोड़ दो। ये बात संजय निषाद ने सीधे तौर पर कह दी। दोस्तों अब आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से पार्टी के अंदर रहने के बाद लोगों की कितनी इज्जत की जाती है। संजय निषाद इस बात को बताते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तू तड़ाक बोलने की वजह से राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। तो क्या जिस तरह से पार्टी के रहने के अंदर संजय निषाद को इस तरह की भाषा का सामना करना पड़ा है, सीधे तौर पर कह रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात भी हो सकती है या वजह कुछ और भी हो सकती है। जिस तरह से संजय निषाद सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हमसे गठबंधन तोड़ दो दोस्तों, या फिर आप ये कह लीजिए कि बगावत का धुआं सीधे तौर पर उड़ रहा है। बाकी आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इन तक वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।